अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ खबरों की बारिश है, दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें हैं जिनसे पाकिस्तानियों के दिल टूट जाते हैं। एक तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड के ऊपर बांग्लादेश जैसी टीम ने न सिर्फ ये कि वाइट वॉश किया, बल्कि जिस तरीके की हज़ीमत का सामना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करना पड़ा, यकीनन अब ये सवाल अपनी जगह उठता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किन मामलात को देख रहा है जब क्रिकेट टीम को ही रीस्ट्रक्चर करने की पोजीशन में नज़र नहीं आता है। दूसरी तरफ दावे अपनी जगह, लेकिन ये भी देखना होगा कि आया वाकई क्रिकेट टीम को कितना रिवैम्प करके असर-ए-नौ नए सिरे से खड़ा करने की ज़रूरत है। ये ऐसी खबरें थी जिनसे यकीनन पाकिस्तानियों के दिन का आगाज़ अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल अपनी जगह उरूज पर नजर आती है। कल जिस उजलत में एक बिल पेश किया गया जो कि जजेस की तादाद के हवाले से था कि उनकी तादाद में इजाफा किया जाए और वो प्राइवेट मेंबर डे के तौर पर पेश किया गया, उसके ऊपर भी अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया और सवाल किया कि अगर ऐसा बिल पेश होना था या करना था तो फिर ये हुकूमत की तरफ से होना चाहिए था, किसी इनफरादी हैसियत में नहीं होना चाहिए था। और उसी की वजह से आज हमने देखा कि हुकूमत को ये बिल मौखर करवाना पड़ा। लेकिन मामला यही नहीं रुकता, बल्कि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सी तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी। अगले 2 हफ्ते इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है कि कानून साजी इसमें अपने उरूज पर जाती हुई नजर आएगी, चाहे वो जजेस की तैनाती हो या फिर जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की बात हो। देखना अब ये होगा कि हुकूमत की तरफ से कुल मिला के एक बड़ा जुडिशल पैकेज अनाउंस किया जाता है या फिर खास तौर पर मुख्तलिफ बिल्स की सूरत में ये लेजिस्लेशन अमल दरामद की जाती है। लेकिन अगर अपोजिशन इस पूरी सूरत हाल में यकसू होकर मुत्तहिद होकर सामने आती है तो यकीनन हुकूमत के लिए ये एक मुश्किल मरहला होगा सेनेट और कौमी असम्बली से इन बिलों को पास करवा लेना। इसी के ऊपर हिकमत अमली अपोजिशन की क्या होगी, इसके ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू साहब स्टूडियोज में मौजूद है। सैफुल्लाह साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर, पहली मरतबा प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो माहौल सेनेट और कौमी असम्बली में बन रहा है, मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे के बाद ऐसा देखने को मिला है और बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन लेजिस्लेशंस हैं जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर वो तमाम लेजिस्लेशंस जो है वो अदलिया से मुताल्लिक हैं। अच्छा, PTI ने कल अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी थी बहुत से इशूज़ में, जो कि चाहे जजेस के टेन्योर से मुताल्लिक हो, उनकी तादाद में इजाफे से मुताल्लिक हो, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट अपने कार्ड्स प्ले कर रही है। पहले एक बिल पेश किया गया, कल तहरीक पेश की गई। क्या PTI की तैयारी है इस हवाले से? आप रोक सकेंगे या सिर्फ एहतजाज की हद तक ही आप लोगों का स्टैंड होगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारी परमिजिबल लिमिट होंगी, जो हमारी मतलब एक वहाँ अथॉरिटी या हमारी जो मतलब तादाद है कोर्ट दोनों मतलब हाउसेज में, जी बिल्कुल, हम तो उसी के हिसाब से अपना जो भी पार्ट है हम प्ले करते रहेंगे ना। ये बेशक आइन, जो भी आइन में तरमीम चाहते हैं या जो ये लेजिस्लेशन ये चाहते हैं, तो आपको पता है उसके सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी लाइफ लाइन मिल जाए। आपको पता है जुडिशरी में कौन कौन से लोग उनके हिमायत याफ्ता बैठे हैं, तो उन्हीं से उनको फ़ायदा मिला है। तो ये कोशिश में पहले आपने देखा जैसे 13 जजेस का डिसीजन आया, आपने देखा उसका इन्होंने कैसे मजाक उड़ाया, 8-5 का जो डिसीजन 8-5 का। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने जो 3 एडाक जजेस के लिए अनाउंस किया, एक जज ने इनकार किया, 2 जजेस आ गए, तो फिर भी इनकी जो वो स्ट्रेंथ है वो हो नहीं रही। कल आपने देखा कि उन्होंने सेनेट में एक बिल पेश किया कि 6 जजेस बढ़ाए जाएं, वो भी एक ऐसे बंदे से जो न नून लीग का है न पीपुल्स पार्टी का है। भाई आप लोगों में इतनी हिम्मत हो तो कम से कम जो आपकी नीयत है वो अपने नाम से आए, किसी दूसरे का कांधा इस्तेमाल करके। वही आपने देखा सेनेट में कौमी असेंबली में कि नूर आलम से बिल उन्होंने पेश करवाया, वही बिल जो है वो। बात ये है, अगर आप लोगों में हिम्मत भी नहीं है, आप समझते हैं कि आपकी इतनी अथॉरिटी भी नहीं है, तो ये झूठी लेजिस्लेशन कब तक आप इसके पीछे छुपेंगे? वो छुपने की कोशिश करें, इंशाल्लाह PTI अपना पार्ट प्ले करेगी, इनको एक्सपोज करती रहेगी। नहीं, आपके ख्याल में सर फ़ायदा किस हद तक उठा सकेंगे जजेस का नंबर? क्योंकि अब तो ये खबरें भी आ रही थी कि वो बिल उन्होंने पोस्टपोन करने की बात की। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बिल जजेस की तैनाती में इजाफे का है कि जजेस ज़्यादा किए जाएँ, वो उन्होंने कुछ अर्से के लिए कहा है कि इसको मौखर कर दिया जाए। आपके ख्याल में हुकूमत फ़ैसला करने में इतनी उजलत क्यों कर रही है? यानी पहले बिल पेश कर देना या फिर उसको मौखर करा देना, कंफ्यूज है या वो बेसिकली अपोजिशन को कंफ्यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमें क्या कंफ्यूज करेंगे, वो एक्चुअली हुकूमत खुद कंफ्यूज है ना। आप देखें हुकूमत से कोई भी मतलब जो सिचुएशन है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। एक्चुअली देखें, जब अथॉरिटी होती है ना, आप हम या सोसाइटी में कोई भी बंदा, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है कि जी मैं क्या हूँ, हक़ाइक़ का भी पता है। अगर कोई झूठी जो मतलब बेस होती है ना, उस वो हमेशा खोखली रहती है, उसमें इंसान को वो जहन में बात खटकती है कि नहीं यार मैं यहाँ गलत जगह बैठा हूँ, मेरा हक नहीं था। तो इनको भी ये इलेक्शन के हवाले से पता है। जहाँ तक आपने बात की,
हमें क्या ये मतलब कंफ्यूज करें, ये खुद कंफ्यूज हैं, कभी किधर चले जाते माज़रत आपकी बात काट लूँ, लेकिन आखिर पीटीआई को ये एतराज़ क्यों है जजेस की तादाद बढ़ाने पे? ठीक है, गलत चीज़ थी जो कि अरसे से राइज थी, लेकिन अगर उसको ख़त्म करना है तो कम से कम चलिए बेंच में तो इजाफा होगा ना, कुछ केसेस में तो कमी आएगी अगर जजेस की तादाद बढ़ती है। देखिए जी, हमें किसी भी लेजिस्लेशन से जो है ना हमारा हक है कि हम उस पर अगर देखेंगे कि उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है या कोई वो एक स्पेसिफिक टाइम की वजह से या डिसीजन की वजह से उनकी लेजिस्लेशन होगी तो हम उनको एक्सपोज करेंगे। जहाँ तक अभी बात है, हम मुखालफत इस वजह से नहीं कर रहे, हम तो उनकी नीयत की वजह से कर रहे हैं। जैसे पहले तो मैं उस पे आ जाऊं, पहले आपने कहा कि जी हुकूमत ने आज उसको मौखर किया, कहाँ हुआ ये? नेशनल असेंबली में। क्यों हुआ? जब हमारे जो एक्टिंग चेयरमैन है गौहर खान ने उनको एक्सपोज किया कि भाई ये प्राइवेट मेंबर बिल है, आप इसमें ऐसे कोई भी कुछ नहीं कर सकते, ये हुकूमत की तरफ से पेश होना चाहिए। अली जफर साहब ने कहा जैसे आज हम बैठे हैं, आज हम जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी हमारी इंटीरियर की, तो वहां भी जो इस्लामाबाद के हवाले से जो एक बिल लाया जा रहा है ना कि मतलब प्रोटेस्ट के हवाले से ये चीजें नई चीजें, भाई 3 साल कैद और फिर 10 साल कैद, ये चीज वो क्या था? वो भी प्राइवेट मेंबर बिल था। वो पूरी हुकूमत की लाइन लगी हुई है, सारे सेनेटर, मैं अकेला सेनेटर बैठा था। मैंने कहा जी आपको क्या जल्दी है इतनी इसको पास करना, इसके सब कमेटी बना दें। तो वहां भी जजेस के लिए कल मैंने सेनेट में स्पीच की थी, शायद आपके नजर से वो आई हो, तो मैंने उनको कहा कि जी बात सुने, आपका जो मौकूफ है ना, बेशक आप ये जो भी आप कानून साजी करते हैं आप बेशक लाएं, लेकिन उसको डिटेल डेलिब्रेशन उस पर होनी चाहिए, हुकूमत अपोजिशन बैठे जो बेहतर होगा। लेकिन आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत इसके पीछे क्या है कि जो 13 जजेस का फैसला है, जो स्पेशल सीट्स हैं जो पीटीआई को मिली हैं, आप उसको तब्दील करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, तो पहले अगर आप इतने सच्चे हैं तो पहले हमें पीटीआई को अपनी सीटें दे दें और अपने जो जजेस 13 जजेस हैं उनकी इज्जत करें, उनकी पगड़ी में हाथ न डालें, बाद में बेशक आप जजेस बढ़ा देंगे। अब्रू साहब, लेकिन बहुत से लोगों को समझ आ रहा है कि हुकूमत की इंटेंशन क्या है इसके पीछे, बज़ाहिर सामने जो भी बात हो, लेकिन अब एक मसला सर ये भी दरपेश है ना कि अगर ऐसा कर देते हैं तो जस्टिस फायज़ साहब के बारे में बार बार राना सनाउल्लाह साहब जैसी शख्सियात कमेंट करती हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो आपका इसका मतलब ये समझा जाए कि टेन्योर बढ़ाने से फिर बाकी जजेस को भी फैसिलिटेट करेंगे कि एक को करना है तो फिर मजबूरन बाकियों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा देना होगा। अदलिया इस पोजीशन में है सर कि ऐसा फेवर ले सके, जिस किस्म की वाइब्स अदलिया से आ रही हैं इस वक्त कुछ अरसे से? एक्चुअली देखें ना, अदलिया मैं नहीं समझता कि देखें यही है, जब आप एक सिस्टम को तबाह करने पे आते हैं ना तो फिर आपको उसको रिकवरी में साल लगते हैं। मुश्किल से जाके पाकिस्तान में कोई जजेस, चीफ जस्टिस के हवाले मुश्किल से जाके 6 जजेस ने खत लिखा नहीं, था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो सीनियरिटी पे अमल हो रहा है। आपने देखा होगा कि मतलब मेरे ख्याल में गालिबन जस्टिस चौधरी थे, तो उससे पहले ये मतलब उसके बाद से सीनियरिटी के हिसाब से सीनियरिटी काउंट बिल्कुल ऐसे ही है, पहले बिल्कुल ऐसे ही है। अभी उस सिस्टम को आप डीरेल क्यों करते हैं? आप जजेस को एक्सटेंशन देने का मकसद क्या है? इसका मकसद है नीचे कोई और जजेस नहीं है, जो उनके मतलब सक्सेसर होंगे वो अच्छे लोग नहीं हैं। ये नहीं होना चाहिए, इदारा तबाह हो जाएगा, मुश्किल से वो स्टेबल हुआ है। आपको पता है ना, हमें हमारे मुल्क में इशू यही है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे। वो ठीक है, उनके डिसीजन कैसे भी आते हैं, किसी को उससे इत्फाक हो या न हो, लेकिन कम से कम उनको काम करने दें। अगर इसको आप एक्सटेंशन देने की ये है कि भाई 3 साल ये बैठेंगे काजी साहब, तो इनको क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये अपनी जो चाहते हैं कि हमारी लेजिस्लेशन हमारे फ़ायदे में होगी, इनको फेवर होगी, तो मेरे ख्याल में आपको भी पता है कि कभी ना कभी इंसान जो है ना जाग जाता है, कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, इंसान के ख्वाब जो है टूट जाते हैं। तो नून लीग के ख्वाब हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो टूटते ही रहेंगे। नहीं, लेकिन अब्रू साहब ख्वाब कुछ पीटीआई के भी हैं ना। मौलाना साहब को जब भी देखते हैं ख्वाब आता है कि आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हर कुछ दिनों के बाद कभी वो जरदारी साहब से मिल रहे होते हैं, मतलब उनका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। मैं तफरीक नहीं करूंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन आप ये बताएं कि वजह क्या है कि मौलाना साहब अभी तक झिझक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक हिस्ट्री मौजूद है पीटीआई और हमारी जमात के बीच इख्तलाफात की। वजह क्या है, उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही पीटीआई? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपोजिशन में जाएं, लेकिन वो जब अपोजिशन को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये रिलायबल नहीं है। नहीं, ऐसी बात है नहीं। देखें, वो कहते हैं ना, जर्नी ऑफ माइल्स बिगिंस विद स्टेप। एक साल मतलब तकरीबन कोई 15-16 साल की ये लड़ाई का एक सफर है, बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही। हमारी पार्टी का मतलब 3rd टेन्योर है इस वक्त। हाँ, केपी में मौलवी साहब की जो सियासत है बलूचिस्तान और केपी में वो मतलब बेस करती है। लाजमी है वहाँ उनको तकलीफ भी होगी। ये माजी की मुखालफत 15 साल की, ये कोई मामूली बात नहीं। ये तो हिम्मत है इसकी नून लीग और पीपी की कि वो घसीटते आके ऐसे आपस में मिल गए हैं कि अभी वो जुदा होने का नाम ही नहीं ले पा रहे। तो हो सकता है हमारी भी मोहब्बत ऐसी हो जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बाकी अगर
जहाँ तक बात है कि मौलवी साहब क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहा, तो लाजमी वो मौलवी साहब खुद बता सकते हैं मौलाना उसकी। साहब जी बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके ख्याल में क्या ऑफर उनको कुछ नहीं किया पीटीआई ने? क्योंकि देखिए जब आपने 22 अगस्त का जलसा मनसूख किया था उस वक्त सबसे ज़्यादा एतराज़ आपकी इत्तेहादी पार्टियों को ये था कि हमें तो किसी ने बताया नहीं, एतमाद में नहीं लिया, बल्कि खुद पीटीआई के अंदर से ये आवाज़ें आई कि जो बाकी सूबों की लीडरशिप थी उनको भी एतमाद में नहीं लिया। तो क्या वजह है सर कि उन डिसीजंस में फिर बाकी जो अपोजिशन का अलाइंस है वो क्यों नहीं साथ है? नहीं, अब पूरी जो हमारी अलायंस है वो साथ हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब आपको पता है वो लीड कर रहे हैं, हम सब उसको फॉलो भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं। एक्चुअली जो डिसीजन हुआ उस पर फिर बाद में विद इन जो हमारी अलाइड पार्टी थी उन सब का वो हमारा एक इजलास हुआ, उसमें डिस्कस भी हुआ, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ऐसी कोई बात है नहीं कि विद इन पार्टी उसमें कोई कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन आपको पता है वो सुबह सवेरे डिसीजन हुआ, काफ़ी लोग जो हैं वो दोपहर के बाद ही उठते हैं जागते हैं, तो इसी वजह से वो शायद कम्युनिकेशन का गैप था, बाकी ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। अच्छा, ये महमूद अचकज़ई साहब को जो टास्क दिया गया है आपके ख्याल में वो इफेक्टिवली कर लेंगे? क्योंकि एक वाज़े जो डिफरेंस है उनकी और पीटीआई की अप्रोच में वो ये कि महमूद अचकज़ई साहब कहते हैं कि सियासी जमातों से डायलॉग होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, लेकिन पीटीआई फ्रॉम डे वन ये कह रही है कि क्योंकि पावर हाउस है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ से मामला चल रहे हैं, हुकूमत से नहीं होने चाहिए। तो दोनों जो अलाइज हैं उन दोनों के ओपिनियंस और अप्रोच में फ़र्क है, तो फिर डायलॉग के लिए आप फ्री हैंड कैसे दे रहे हैं उनको? वो तो चले जाएंगे सियासी जमातों से बात करने। देखिए, अचकज़ई साहब सीनियर सियासतदान हैं, हम सब उसकी इज़्ज़त करते हैं, और हमारे जो अपोजिशन का अलायंस है उसको वो लीड भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब जिसमें जो भी फैसला हो उसमें कोई इख्तलाफ राय हो, मशवरा ओपिनियन हर किसी का अपना आ सकता है, लेकिन जो डिसीजन होता है तो वो इत्फाक राय से ही होता है कि किससे बात करनी है किससे नहीं। जहाँ तक आपने बात की कि इस्टेब्लिशमेंट या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन एक चीज़ को हम न जाने क्यों भूल जाते हैं सब लोग ना, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं मोस्टली उनकी पोजीशन अभी आपने देखी होगी। मैं देखिए हर पार्टी जो है ना कहीं किसी न किसी एंगल पे मतलब अटैच है। अगर हमें एस्टेब्लिशमेंट से ही है ना, इसमें देखिए बात ये, हम जब तक हक़ाइक़ को नहीं मानेंगे ना तो मसाइल का हल भी नहीं होगा, सच कहना नहीं सीखेंगे। अभी देखिए ख्वाजा आसिफ जाके इनकलाबी बन जाता है कि जी मैंने तो ऐसे मतलब कोई हातिम ताई की लेकिन कब्र को, किसके करीब है ये भी सबको पता है। नहीं करीब तो छोड़ दें, एक कुर्बत होती है इज्जत वाली ना, इसकी तो कुर्बत है जिल्लत वाली, इसको तो लोग जलील कर। मैं एक छोटा मिसाल दे देता हूँ आपको, इसकी जो मतलब तस्दीक है ना, कोई आपसे 10-20 लोग और भी करेंगे पाकिस्तान के जो सीनियर पॉलिटिशियंस है। एक मीटिंग हुई थी ना बड़ी लेवल पे प्रीवियस गवर्नमेंट में, जब इनको बुलाया गया तो वो जो 16 माह की गवर्नमेंट थी ना उससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी, तो उसमें मीटिंग हुई थी, सारे सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाया गया, सीनियर इनवाइट किया गया किसी जगह पे जी। तो ख्वाजा आसिफ भी गया था शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो वहाँ जब डिस्कस हुआ पूरी बातों पे, तो लीडरशिप जो मौजूद है उनको पता होगा कि कोई कितना जो है ना वो 30 मार खाना, ये सबको इल्म है, ये बिलावजह पीटीआई पे गुस्सा कम करें। तो वहाँ किसी ऑफिशियल ने जो हेड कर रहा था, शहबाज शरीफ ने अपना किस्सा खोला कि ये हो गया वो हो गया किसी और ने, तो शहबाज शरीफ को ख्वाजा आसिफ साथ बैठा था, ख्वाजा आसिफ को उस अथॉरिटी ने पता है बोला कैसे, खोजे तुम बताओ तुम जब हार गए थे तुमने कैसे फ़ोन किया था कि मुझे जितवाओ, तुम्हें जितवाया? उन्होंने कहा हाँ सर। ये ख्वाजा आसिफ हमें बैठ के, मैं तो यकीन करें मैं नेशनल असेंबली में नहीं हूँ, मैं नेशनल असेंबली में हूँ ना, तो इसको छठी का दूध याद दिला दूँ। ये इसको अभी तक, ये सेनेट में मैंने स्पीच की थी, ये सेनेट में आया नहीं कभी, आए तो फिर इंशाल्लाह जो ये सेनेट में बैठ के हमारी पार्टी की तस्दीक करता है, इंशाल्लाह इसका जो मैं इसे लूंगा सेनेट में। लेकिन ठीक सर, लेकिन आप तो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी भी खबरें ये आ रही हैं, बैरिस्टर सैफ ने भी इस पर कॉमेंट किया है कि नवाज शरीफ साहब अभी भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हों और वो उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो अगर आप नून लीग की बात सुने तो वो तो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, पीटीआई कहती है हम इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर आपको लगता है कि बैकडोर चैनल के ऊपर भी अगर बातचीत की भी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है? देखिए जी, पार्टी की लीडरशिप, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम तो देखें जस्ट सेनेटर है ना, हमारे पास न पार्टी का कोई ऐसा बड़ा ओहदा है कि हम डिसीजन मेकिंग में हों या हमें बैकग्राउंड का इल्म हो, उस बात पे मैं बैठ के कमेंट करूंगा ऐसे करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। हर पार्टी की लीडरशिप समझती है कि क्या हो, लेकिन और क्या करना चाहिए, लाजमी वो कहते होंगे। हम तो इस पे भी नहीं है कि हम बैठ के उन चीज़ों को टच करें या डिस्कस करें। जहाँ तक बात आ गई कि नून लीग से बातें, भाई नून लीग की है क्या अथॉरिटी, मुझे आप बता देना। अगर नून लीग की अथॉरिटी होती ना तो वो इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं हटाते, वो कभी भी औरंगजेब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लगने देते। उसके बाद आपने देखें वो कभी भी राना सनाला को इंटीरियर मिनिस्टर बनाते, न कि जो है न कि मोहसिन नकवी को बनाते। मैं आपको 3-4 डिसीजन बताता हूँ।
इनकी अथॉरिटी है क्या? वैसे आप देखा ये कुछ भी नहीं है, बेचारे ये बैठे हुए हैं, इनको लाइफ लाइन चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन प्रोग्राम करता ना, लाइफ लाइन, अभी मुझे समझ में आ जी रहा है कि सर। इनकी आखिरी लाइफ लाइन बच गई है। कोशिश करेंगे ये झूठी जो है यहाँ कानून साजी करेंगे तो इनको कोई फ़ायदा मिल जाएगा। होना कुछ भी नहीं है। लोगों को पता है कि ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है ये डफर हैं सारे, इनको कुछ भी नहीं आता। आप इनके देखें ना, अभी स्पोक्स पर्सन कौन से, कभी कभी बैरिस्टर जफर होता था इनके पास, आपको पता है, जफरुल्लाह खान सर। जफरुल्लाह साहब बैठते थे। बिल्कुल। बात है ना, मतलब बात करता था तो आदमी को समझ में आती थी कि एक लीडर बैठा हुआ है। सही। आज इनकी क्या स्पोक्स पर्सन है, वो आता वो कभी कभी मोनाल पे दरख्तों पे चढ़ जाता है। कभी आप देखेंगे वो सर मुझे सेगमेंट कभी वो दो उनके अकील, बैरिस्टर अकील है, बैरिस्टर दानियाल है। अभी ये लोग हैं, आप सही। यहाँ आके सुकड़ गए हैं उससे बैठ के इस सर मैंने वैसे लीडरशिप। तारड़ साहब को कभी दरख्त पे बैठा हुआ नहीं देखा, इसकी अभी लेकिन देखिए, चलिए। इसकी पीटीआई बैठ के इनकी लीडरशिप से बात करेगी। ये ऐसे न जाने कार्टून कहाँ से लाए हैं, हम तो बात नहीं कर लेकिन सकते। चलिए सर, अगर वो आपको कार्टून लगते हैं बहैसियत हुकूमत, तो मेरा ख्याल ये कि अपोजिशन के पास बड़ा अच्छा मौका है कि एक स्ट्रेंथनिंग अपोजिशन है, एक मजबूत अपोजिशन है। और अगर अपोजिशन में भी फूट ना हो तो फिर सही मायनों में मज़ा आएगा, और हुकूमत को भी हुकूमत करते हुए देखते हुए और अपोजिशन को भी अपोजिशन का हैसियत से काम करते हुए देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब हमारे साथ प्रोग्राम के में मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद मईशत के हवाले से हुकूमत के दावे हैं कि मईशत में महंगाई बिला आखिर ऐसे डिजिट की तरफ क्रॉस कर चुकी है 9.6%, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 साल का अर्सा लगा इस सफ़र को तय करने में। लेकिन आखिर हकीकी बुनियादों के ऊपर वाकई महंगाई में कमी आई है या फिर नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश है कि IMF से होने वाला प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम साबित हो, दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना की ये राय है कि ये प्रोग्राम अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और बिलाखिर किसी न किसी दिन ये मुआहदा होने जा रहा है। दूसरी तरफ आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से जो आर्जी मेकअप किया गया है उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं, और बज़ाहिर आदाद शुमार की रोशनी में अगर देखा जाए तो यकीनन महंगाई कम होती हुई बड़े वाज़े अंदाज में नज़र आ रही है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल में बिला आखिर महंगाई सिंगल डिजिट में दाखिल हो चुकी है। 9% की फिगर है जो कोट की जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बड़े अरसे के बाद ये मौका पाकिस्तान की मईशत में आया है जिसमें महंगाई 10% से कम की सतह पर आ चुकी है। क्या वाकई हकीकत की बुनियाद के ऊपर यह आदाद शुमार है, या फिर एक मरतबा फिर ये कोशिश की जा रही है कि नंबर गेम की सूरत में ये साबित किया जाए कि नून लीग की इस वक्त की हिकमत अमली कामयाब साबित हो रही है मईशत के लिहाज से। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसिफ ये कि सीजन पॉलिटिशियन है, बल्कि इकॉनमी को भी बड़ी खूबी बड़े बेहतर अंदाज में समझते हैं, दानियाल अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने भी वो फिगर पढ़े होंगे, आपकी नज़र से गुजरे होंगे जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं इदारा शुमारियात की तरफ से कि 3 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सिंगल डिजिट के ऊपर 9.6% के ऊपर महंगाई आ चुकी है, और बड़ी तेज़ी से इसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं हर गुजरते हफ्ते और महीने के साथ। तो वाकई ग्राउंड रियलिटी ऐसे ही है? ग्राउंड रियलिटी ऐसे नहीं है, बल्कि अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ये जो अभी हाल ही में इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया है, पॉलिसी रेट इसको कहते हैं जी, उसमें उन्होंने जो आउटलुक दिया है वो ये दिया है कि बिजली की कीमतें, बिजली के निर्ख जो हैं वो बहुत एक अहम बेरिंग रखते हैं मुस्तकबिल की महंगाई के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 2 हेठ ऊपर एक मरकजी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जी ये 200 यूनिट तक हम फ्री कर रहे हैं, और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने बशमूल इस्लामाबाद ये अनाउंस कर दिया कि 500 यूनिट तक हम 14 रुपए की कमी दे रहे हैं। तो ये जब जाहिर बात है नमूदार होने शुरू हो गई है तो उसमें इन्फ्लेशन तो नीचे नजर आनी है, लेकिन क्या ये हकायक पे मुबनी है? दूसरा जो इन्फ्लेशन आपको नीचे नजर आ रही है वो हाई बेस इफेक्ट है जो नजर आ रहा है आपको, ये इंतहाई फ्रेजाइल है। आप ये देखें कि स्टेट बैंक ने रिसेंटली अपने जो साल की एवरेज है इस माली साल की, यानी जून 30 2025 तक का जो एवरेज इन्फ्लेशन होनी है उसको अपवर्डली रिवाइज कर दिया बाय 2%, 13.5% तक। और जो IMF ने उन्होंने भी रिसेंटली 12% से 12.7% तक अपग्रेड कर। तो ये वक्ती तौर पर जो ये तमाशे लगे हुए हैं, चेपियां लगा के हुकूमत गुजार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल कोई चीज नहीं है। ये मामला बिल्कुल डबल डिजिट में ही जाने हैं। अगर डबल डिजिट में ना हो तो साल के एंड पे ये क्यों सारे बता रहे हैं कि जी ये 10-20 से ज्यादा होनी है। तो और ये बड़ी फ्रेजाइल रिकवरी है और इसको किसी वक्त भी जो है हालात खराब हो सकते हैं। अभी तक तो
सेकंड राउंड इफेक्ट्स जो इन्होंने एक इन्फ्लेशनरी बजट दिया है, स्टेट बैंक खुद कह रहा है कि उसको बाजार तक नमूदार होने के लिए 4 से 6 महीने लगने हैं। तो वो तो अभी रेला आ रहा है जो इन्होंने और जो पीडीएल की अभी तक इन्होंने रोकी हुई है आईएमएफ के साथ, कोई मतलब क्योंकि उनकी अप्रूवल नहीं हुई अभी तक, तो वो अभी तक नहीं लगा। तो जब पीडीएल की इन्होंने 10-12% इंक्रीज डालनी पड़ी तो पेट्रोल महंगा हुआ, और इसके बाद जब ये मईशत को चलाने के लिए जो इकदाम ले रहे हैं इसमें आपका डॉलर भी बढ़, तो ये सारे इफेक्ट जो है ये इसीलिए स्टेट बैंक को तो पता है, आईएमएफ को तो पता है, तो ये हमें बेवकूफाना जो है हमें झूठे घोंसले दे रहे हैं कि जी ये हो गया वो कुछ भी नहीं हुआ। ये हुकूमत ने अवाम का पैसा उस आग में झोंका है, 55 अरब और 45 अरब पंजाब का और 55 अरब का, तो इन्होंने थोड़ी सी सस्ती शोहरत खरीदी है 1-1.5 महीने के लिए। अच्छा, लेकिन दानियाल साहब, सर ये बताएगा कि अब ये जो बिजली के नरखों की बात हुई है कि कम करेगी पंजाब हुकूमत का भी आपने हवाला दिया, अब इसमें ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ तो कह रहा है हम आपको ये करने नहीं देंगे क्योंकि आपने तरक्याती फंड में से ये हिस्सा ज़बरदस्ती सब्सिडी की सूरत में दिया है, तो अब इनके पास चॉइस क्या है? ये फैसला वापस लेंगे, ये किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्योंकि अब अनाउंस तो कर चुके हैं हुकूमत की हैसियत से कि हम ये फ़ायदा देने जा रहे हैं अवाम को। ये बिल्कुल सही कह रही है आईएमएफ, क्योंकि ये इसके बराबर है कि आप अवाम के पैसे को आग में झोंक रहे हैं ताकि आप मसनूई तौर पर बता सकें कि महंगाई कम हो गई है, ताकि स्टेट बैंक जो है वो अपनी शरह सूद की जो पॉलिसी है उसको कम करे ताकि आपकी किस्त कम हो सके। तो बेसिकली ये पूरा एक सर्कल है अपनी जेब गर्म करने के लिए जो ये सारा तमाशा लगाया जा रहा है, और इसमें कोई देर पा पॉलिसी नहीं है, किसी किस्म के इसमें पुख्ता इकदाम नहीं है। और ये हम बहुत दफा नून लीग कर चुकी है। जब डार साहब पहली 2013 की हुकूमत आई थी तो आनन फानन उन्होंने जो मुख्तलिफ फंड्स थे उनको खाली करके तो 500 अरब रुपया इनको दे दिया पावर सेक्टर को। 3 साल के अंदर वो 500 अरब रुपया फिर सर्कुलर डेट में बना हुआ था। तो ये चेपियां लगा के काम नहीं चलता, ये देर पा और पुख्ता फैसले लेने पड़ने हैं। पावर सेक्टर का इशू जो है ये एक गवर्नेंस इशू है। जब तक आप बिजली चोरी नहीं रोकेंगे, ये कैपेसिटी चार्जेस जो हैं ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे और बिजली की कीमत खातर का कम नहीं आएगी। ये सारे जो इंटरम मेजर्स हैं कि जी आप देसी कोयला इस्तेमाल कर लें, आप डेट रिस्केड्यूलिंग कर लें, आप जी किसी तरह जो ये मुख्तलिफ और तरीक़ेकार ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं इनको रिनेगोशिएट कर लें, ये सारे 1-1, 2-2 रुपए के खेल हैं। जो असल 15, 20, 30 रुपए बिजली की कीमत नीचे आनी है वो तो आनी है जब आपने पूरी डिमांड को सर्विस किया। वो तो अब रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग कर रहे हैं 4 से 5 हजार मेगावाट की, और 1000 मेगावाट आपके डिस्कोस जो है वो लोगों के कनेक्शन के पैसे आए हुए हैं, उनके जमा हुई हुई रसीदें वो लगा ही नहीं पा रहे हैं। और इसी तरह से तकरीबन 1000 मेगावाट आपका एससीसी में जाना था। जब ये पावर अगर आप इवैक्यूएट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बहुत सारे और यूनिट्स के ऊपर, और ये कम नजर आएंगे हमें। अभी तो हमें उस चोरी का पैसा हमें अदा करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा, मुझे 2-3 और चीज़ों के ऊपर भी आपका कमेंट चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से किफ़ायत शारी की मुहिम की जा रही है, कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में क्रॉस कटिंग करेंगे। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने की बात की थी, उसके ऊपर भी एहतजाज हुआ। अब के इलेक्ट्रिक के सामने भी एमक्यूएम के लोग एहतजाज करने जा रहे हैं जुमेरात के दिन, क्योंकि उसमें भी कुछ इस्लाहात करना चाहती है ये हुकूमत। लेकिन ये फरमाइएगा कि अब ये हुकूमत एक तरफ कभी ये कह रही है कि हम जो स्ट्रेटेजिक इदारे हैं, मुनाफा बख्श इदारे हैं, उनके शेयर्स को भी स्ट्रैटेजिकली सेल करेंगे, फिर कुछ इदारों को ख़त्म करके सरकारी मुलाजमीन को हमने रीसेटल करना है। ये सारी चीज़ें बग़ैर किसी प्लानिंग के कैसे होंगी? क्योंकि एक तरफ ये बंद करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुलाजमीन एहतजाज करने सड़कों पर आ जाते हैं। तो पहले से ये इसका ग्राउंड वर्क करके नहीं हुकूमत फैसला कर रही है? डार साहब के पेट में एक प्लान पल रहा है जो कि वो आईएमएफ के बगैर चलना चाहते हैं आगे, जहाँ के ये अच्छी तरह तबाही मचा सके पाकिस्तान की। उसमें ये सारी चीजें शामिल है। आईएमएफ ने तो कह दिया है कि आप पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जिस मर्जी को इन्वेस्टमेंट करवाएं, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के जो गलाफ में हम आपको लोगों को फायदा नहीं पहुंचाने देंगे पाकिस्तान के एहसासों के साथ। तो ये सारे का सारा वो जो प्लान था इनका वही ठप हो गया। अब चूंकि वो बाज नहीं आ रहे हैं, दिन रात उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ जो है ना हाथ पड़ रहा है, तो बैठे हुए वो फॉरेन मिनिस्ट्री में और राइट साइजिंग उन्होंने फॉरेन मिशंस अब्रॉड है उनकी करनी थी। वो 60 दिन का टाइम था, वो किधर की राइट साइजिंग? वो तो भूल ही गए क्योंकि वो इधर बिजी है। तो ये जो नया फाइनेंशियल प्लान इन्होंने देना था अगस्त की 14 तारीख को, वो किधर गया? वो तो ये पी गए हैं। मैं तो पहले दिन से आपके प्रोग्राम पे कितनी दफा मैंने कहा इनके पास प्लान ही कोई नहीं है। अब तो वो साबित हो गया। 14 अगस्त को यही डेकरन साहब आ गए जी फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस से
और इतने लोगों से कंसल्टेशन किया और इतने हमने एक्सपर्ट रख लिए हैं और पता नहीं किरनी और फिरनी और फिरनी ये सारे मुख्तलिफ कंसल्टेंसी फर्म्स रख लिए हैं और वो इन्होंने मुसद्दा अखबारों में अनाउंस भी कर दिया और तैयारी भी कर ली कि जी शाहजहां ने बजाने शुरू कर दिए कि 14 अगस्त को जनाब हम पाकिस्तान के तमाम हाल बताने लगे और फिर वो किधर गए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर थोड़ा सा सियासी पहलू पे भी आपका कमेंट चाहिए। चलें, ये स्ट्रेटेजिक मुहाज़ों के ऊपर माशी तौर पर तो कुछ पॉलिसीज़ लाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, अब कामयाब है नाकाम है, लेकिन सर कुछ ऐसे भी इशूज़ हैं जिसके ऊपर यकीनन हमें भी सोच विचार करने की ज़रूरत है। एक तो मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा कि बहैसियत सियासतदान आप क्या समझते हैं, पिछले 2 रोज़ से एक डिबेट चल रही है कि हुकूमत आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही एक ऐसी कानून साजी कर रही है जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ये ऑलरेडी बिल टेबल हो चुका है, और फिर टेन्योर के ऊपर भी बात की जा रही है। आपके ख्याल में क्या हुकूमत को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, अदलिया के हवाले से ख़ास तौर पर किसी ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में ये जो अभी यकलख्त पेट में दर्द उठा है ना कि बैकलॉग बहुत है, ये बैकलॉग तो पिछले 20-30 सालों से है। ऐसे ही है। उस वक्त तो नहीं है बैकलॉग की कोई इतनी दर्द उठी है को पेट में कि जनाब ये फौरी हमने हल करना है। तो ये इसलिए सारे का सारा मशकूक है क्योंकि ये सारों को पता है कि अदलिया इस वक्त कुछ फैसले करने जा रही है, कुछ उसने कर दिए जो कि ये ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के और रिजर्व सीटों के हवाले से। और इस बात पे जो है जो अदलिया की जो फैसले हैं उनके खिलाफ हुकूमत की राय है। तो इसमें जब वो सूरत-ए-हाल जजों की लान-तान मुख्तलिफ किस्म की चीजें हमने देखी, ये कोशिशें की गई, जब वो चीजें नहीं कामयाब हुई तो अब ये एक नया अंदाज अपनाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ऑपोजिशन इसको जुडिशल कू का नाम दे रही है। तो अगर ये ऐसा ही है तो फिर तो ये बहुत गलत है। अगर इनको चाहिए तो अगर ये 2 महीने बाद कर लें, इसमें कौन सी ऐसी बात है। ये बैकलॉग जो है 2 महीने पे इन पे सारे को ये जो फैसले हैं ये हो जाएं, उसके बाद ये कर लें, लेकिन ये मकसद नहीं है ना, मकसद तो कुछ और है। चलिए सर, वो मकसद भी आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल वो ये कि अभी से ही वाजे है, ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके कायद ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब से उन्होंने अपनी नॉमिनेशन भेजी है और वो नॉमिनेशन अप्रूव हुई है उसके बाद से वहाँ पर शिकायत के अंबार हैं। आपके ख्याल में कितना ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पर क्रिटिसाइज़ करें या रोकें, क्योंकि जो पहलू उजागर किया जा रहा है वो तालिबानाइजेशन के हवाले से है, ख़वातीन के हवाले से, कुछ पुराने स्टेटमेंट्स के हवाले से। किस पहलू से हमें इसको डील करना चाहिए एज अ स्टेट? अगर ये मामूल के ऊपर एक सिलसिला चल रहा है तो फिर तो मैं समझता हूँ काबिल सताइश है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है और वो बात साबित आपको होती है जब आप इसके मुख्तलिफ मुहरकात जो इसके बैकग्राउंड में इसका कॉन्टेक्स्ट जो है उसको आप समझें। इसमें वाज़े तौर पर दुनिया में जमीन उबल गई है मुख्तलिफ तकरीबन 100 से ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज में, जबकि ये फलस्तीन के ऊपर जालिमाना हमले जो किए गए हैं जिसमें तबाह कर दिया है पूरे गजा को और वेस्ट बैंक को और अब आगे जो है लेबनान को भी और मुल्कों को भी, और उसके ऊपर जो है ये प्रोटेस्ट हुए दुनिया में और उसके ऊपर बहुत सारे जो प्रेसिडेंट थे उन यूनिवर्सिटीज के, जिनमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है। मैं इसको भी गिनता हूँ जो क्रिस पीटरसन साहब है। और ये आपको हैरानगी होगी बात सुन के कि पूरी ऑक्सफोर्ड की तारीख में, जो कि तकरीबन सन 1426 से पता नहीं कब से ये बनी हुई है, तो ये तब से लेके आज तक कभी किसी चांसलर ने रिजाइन नहीं किया। ये पहले है क्रिस पैटरसन साहब, ये इन्होंने रिजाइन किया तो ये इलेक्शन आ रहा है, ये जगह बन गया। अब इन्होंने क्यों रिजाइन किया? क्योंकि वो ही प्रोटेस्ट जो है इन्होंने कैंपस बनाए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और वो सारा सिलसिला चल निकला। अब आप देखें कि ये पहली मर्तबा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख में कि ये पूरे इलेक्शन का सिस्टम ही बदल रहे हैं। कैसी मजेदार बात है। यानी वो जो सारा सिस्टम था यहाँ पर 2018 में इलेक्शन में, वो सारा वहाँ तैयार हो रहा है और वहां पर लोग बोल पड़े हैं, वहां पर एमपीज बोल पड़े हैं, मिनिस्टर बोल पड़े हैं, सारे लोग बोल पड़े हैं कि ये जो आपने तरीकाकार बनाया उसमें उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो आपने इस पूरे इलेक्शन को स्टिच अप कर दिए। ये लफ्ज है उनके। तो ये स्टिच अप किसके लिए किया जा रहा है? ये वो लॉबीज जो कि अमेरिका में असरअंदाज हुई हैं, जो यहाँ पर भी वो आपको पता है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो उनकी प्रोटेस्ट मूवमेंट है उसकी सबसे पहली शिक क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये बात बताए, हमें क्लियर करे कि कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन कौन फाइनेंशियली सपोर्ट करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैसे कहाँ लगे हुए हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी ये भी एक नया पंडोरा बॉक्स है जो कि खुल सकता है। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब सर, ना सिर्फ मईशत बल्कि तौर पर जो इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ हैं उसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक मुख्तसर वक्फा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट कहा जाता है कि पाकिस्तानियों की कमजोरी है, लेकिन इस कमजोरी का जो फायदा इस वक्त क्रिकेट टीम उठा रही है, मेरा ख्याल यह है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो खून के आंसू नहीं रोता होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की धुलाई की है, उससे लगता ही है कि पाकिस्तानियों के बचे कुछ ख्वाब भी मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम और क्रिकेट का इदारा होश के नाखून लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस प्रोग्राम के सेगमेंट में इस पर बात करेंगे और आखिर वजह क्या है इसकी, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग साहब, उनसे इसी हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट तो जवाल पजीर थी, लेकिन ये जो बचा कुचा हाल हो रहा है हमारे ही होम ग्राउंड के ऊपर हमें वाइट वॉश कर दिया जाता है और एक ऐसी टीम की तरफ से जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, तो कसूरवार किसको ठहराया जाए? हमारे साथ हुआ क्या है सर आज? तना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कसूरवार मेरे ख्याल में जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, वो इसके कसूरवार हैं, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबरा नहीं है। दुनिया भर में सिलेक्शन कमेटीज बनती हैं, उनका कोई ना कोई चेयरमैन होता है जो अकाउंटेबल होता है। यहाँ मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, शान मसूद और जेसन गिलेस्पी को इन्होंने सिलेक्टर बना दिया और उनके साथ इन्होंने 5 को ऑप्टेड मेंबर्स रख लिए कि जिन्हें एक्स ऑफिशो इन्होंने उनका नाम दिया है। तो एक तो ये मसला है कि आपका सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। दूसरे, आप कुछ ज्यादा ही खुद एतमादी का शिकार हो गए कि हम समझ रहे थे बांग्लादेश की टीम को तो हराना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि गुज़िश्ता जो 13 टेस्ट मैचेस हम बांग्लादेश से खेले, उनमें से 8 हम बांग्लादेश में जीते, 5 पाकिस्तान में जीते। हम समझ रहे थे कि हम बासानी उनको हरा लेंगे, लेकिन उन्होंने आपको जो झटका दिया है वो आपके लिए लम्हे फिक्रिया है कि टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को 2-0 हरा कर गई। अगर टेस्ट क्रिकेट की तारीख पर नजर डालें तो सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ था 1887 में, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जब किसी टीम के 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और वो टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई। यहां बांग्लादेश के 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे और बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास कर दिया। मुझे लगता है सना, टीम में हम आहंगी का फुकदान है। खिलाड़ियों के दरमियान जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब कप्तानी की दौड़ में शामिल है। इसका कसूरवार क्रिकेट बोर्ड है। पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर शाहीन आफरीदी को बना देते हैं, फिर शाहीन आफरीदी को हटाकर बाबर आजम को दोबारा बना देते हैं, शान मसूद को टेस्ट मैच का कप्तान बना देते हैं, रिजवान अपनी कप्तानी के चक्कर में चेयरमैन की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, सऊद शकील को आप लाइन में लगा देते हैं वाइस कैप्टन बनाकर। तो हो क्या रहा है? टीम का शिराजा बिखर चुका है और इसके लिए जो चेयरमैन साहब कहते थे सर्जरी, कौन सी सर्जरी हुई? जब हम 9 जून को भारत के खिलाफ मैच 6 रन से हारे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने कहा सर्जरी होगी, कोई सर्जरी नहीं हुई। अब वो कहते हैं कि बैकअप टैलेंट नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बिल्कुल जवाल की तरफ गामजन है और कौन इसका जवाब देगा? नहीं, लेकिन इकबाल साहब, मुझे 1-2 क्वेश्चन बस आपसे और करने हैं सर। ये जो तब्दीलियां बार बार कप्तानों की गई, जब बाबर आजम को भी हटाया तो उस वक्त उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन टीम पर ग्रिप नहीं थी। शाहीन के अपने एटीट्यूड के मसाइल थे, लेकिन सर ये जो शान मसूद है, इनको भी अगर जिम्मेदारी दी है तो कोई एक कैलिबर तो होगा ना कि कैप्टन ने किस तरह लीड करना है। अगर सब इनफरादी हैसियत में खेलेंगे तो कैप्टन की तो कोई नहीं सुनेगा। ये मसले शाहीन के साथ भी रहे थे। तो आखिर इन ग्रास रूट इश्यूज के ऊपर क्यों नहीं काम किया जा रहा है कि एज अ टीम खेला जाए, इंडिविजुअली खेलने के बजाय? ये तो सना बोर्ड का काम है ना कि बोर्ड काम करे। बोर्ड खुद कप्तानी की दौड़ में खिलाड़ियों को लगा देता है कि मैं बन जाऊं, तुम बन जाओ। शान मसूद चूंकि इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर की कप्तानी करते हैं, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, उनको कप्तान बना दिया, लेकिन वो टोटल फेलियर साबित हुए। कंसेक्यूटिवली 5 टेस्ट मैचेस हम हारे हैं शान मसूद की कप्तानी में, 3 ऑस्ट्रेलिया में, 2 यहाँ। तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में ये बोर्ड का काम है, ग्रूम करे कैप्टन को। अब अचानक आप सरफराज को देख लें, सरफराज अहमद ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, अचानक उनको हटा दिया गया, बाबर आजम को बना दिया गया। अब बाबर आजम 4 साल रहे, अचानक उनको हटाकर शाहीन आफरीदी को बना दिया गया। तो हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट को ये दिन देखना पड़ रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब, आखिरी सवाल करना चाहूंगी सर, आपके ख्याल में ये जो तजुर्बा किया गया मोहसिन नकवी साहब की तैनाती की सूरत में, कभी वो कहते हैं सर्जरी की जरूरत है, कभी वो कहते हैं कि ये मसाइल तो एकदम से हल नहीं किए जा सकते, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। आपके ख्याल में इवेंचुअली इसका असल मसला क्या है? क्योंकि पुराने क्रिकेटर्स को वापस लाके वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना देते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? कितना टाइम फ्रेम चाहिए कैसे खेल के लिए जो पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा पसंद है? सना, आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की। वजारत दाखिला और इंसदाद मंशियात 2 बड़ी ये अहम वजारत है जिसके वो
उनके पास है, सेनेटर भी हैं। अब वो क्रिकेट में तो वक्त दे नहीं पा रहे और मुशीरों पर भरोसा कर रहे हैं। अब उन्होंने एक नया लोगों लेकर आए हैं कि जी चैंपियंस कप होगा, 5 क्रिकेटर्स जो है उनको मेंटोर बना दिया है। उनमें से 3 फेलियर हैं एज अ कोच, चाहे वकार यूनुस हो, चाहे मिसबाउल हक हो और चाहे सकलैन मुश्ताक हो। तो कोई इनको गाइड नहीं कर रहा, इनके पास वक्त कम है, वो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं कि ग्राउंड्स की रेनोवेशन हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो 19 फरवरी से शुरू हो रही है। और जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं सना, वो वही लोग हैं जो गुज़िश्ता कई चेयरमैन के साथ काम कर चुके हैं, वो मशवरे देते हैं। नकवी साहब को इतना क्रिकेट का तो नहीं पता, 6 फरवरी को वो चेयरमैन बने, 6-7 महीने हुए, लेकिन जो उनके मुशीर हैं वो उन्हें तबाही के दहाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, मशवरे गलत दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? लोग बद्दे लोग हैं क्रिकेट से, लोग अब बात नहीं करते। बांग्लादेश से हारने के बाद तो लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल जिम्बाब्वे के लेवल पर आ अच्छा, गई है। इकबाल तो साहब आखिर सिर्फ कौन इसका जवाब देगा? लास्ट मिनट है मेरे पास, मुझे सिर्फ ये क्विकली बता दीजिएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट की सरबराही अब भारत चली गई है। आपके ख्याल में भारत से वैसे ही पाकिस्तान के मरासिम नहीं है, क्रिकेट वो पाकिस्तान को खेलने नहीं देते कहीं भी खुलकर, तो कैसी अब एक्सपेक्टेशन होगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कोई स्पेस बनाएगी पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। जय शाह जो है वो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं और अमित शाह दायां बाजू है नरेंद्र मोदी का। और जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। अब जय शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि भारत को जो है अपने उन फंड्स पर बड़ा फख्र है। वो कहते हैं कि सारा पैसा तो हम देते हैं, तो पाकिस्तान मुश्किल में फंस सकता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सर आपने कीमती वक्त दिया। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट को एक पूरे रीवैम्प की ज़रूरत है, लेकिन वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, बज़ाहिर लगता है कि जो माइनर सर्जरी की वो बात कर रहे हैं, वो माइनर सर्जरी से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। बांग्लादेश जैसी टीम जिसने खुलकर खेला और अच्छा खेला और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर गई है, लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।